स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बीएचयू वाले पे। और आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने दो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये समझ में आएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी नेट फर्स्ट पेपर, यानी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर है, तो उसका पहला जो चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड उसका, और ये उसका तीसरा लेक्चर है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारे लेक्चर्स। तो ये तीसरा है, और ये मैंने पहले ही बताया था कि इस टीचिंग एप्टीट्यूड में, अगर इस चैप्टर की बात करें टीचिंग वाले में, तो इस पूरे चैप्टर को अगर हम डिवाइड करें तो चार मुख्य कॉन्सेप्ट हैं जिसको पढ़ना है। एक तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले वीडियो में कि इसका क्या है मीनिंग, क्या है डेफिनेशन, क्या है फिलॉसफीज, क्या है इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरे में हम लोगों ने टीचिंग पढ़ा कि टीचिंग वाले में हमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अलग अलग डायमेंशन को देखा कि इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेथड क्या है ना, तरीका क्या है। उसके बाद हम आज जो पढ़ रहे हैं वो लर्नर्स के पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि टीचिंग जो कराएगा, टीचिंग क्या है कि लर्नर्स को डिजायर्ड गोल की तरफ ले जाने में, जो डिजायर्ड गोल इन्हें डिजायर्ड टाइम कराने में जो मदद करता है, जो प्रोसेस, उसको टीचिंग कहते हैं, और जो करता है उसको टीचर कहते हैं, है ना। तो वो टीचिंग के साथ साथ वो टीचिंग कितना इफेक्टिव होगा उसके लिए ये भी मैटर करता है, या लर्निंग कितना अच्छा होगा उसमें एक लर्नर खुद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और दूसरा इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज की किस फैसिलिटीज से उसको इंस्ट्रक्शन या टीचिंग किया गया। तो यही दो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, लर्नर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और समझेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को। ठीक है, और ये कितना सक्सेसफुल हुआ टीचिंग कि नहीं हुआ, इसको मेजर करने के लिए इवैल्यूएशन सिस्टम है, जो लास्ट टॉपिक है इसका, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आइए एक एक करके इसके रिलेटेड टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, डायमेंशंस को समझते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जो गैगने ने सबसे पहले कहा कि भाई देखिए, जैसा हम लोगों ने टीचिंग में पढ़ लिया था कि टीचिंग के लेवल अलग अलग है ना, कि एक स्तर के साथ व्यक्ति का जो अपना विकास होता है उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम टीचिंग भी इसी स्तर से करते हैं कि उसका स्तर क्या है, समझने का स्तर क्या है, सोचने का स्तर क्या है ना। तो उसी तरह से जो हम लर्निंग भी करते हैं, तो उसके भी देखते हैं कि किसी भी टॉपिक या किसी भी फील्ड के संबंध में आप देखते हैं कि जो जानकारी पहले आप रखते थे उसी में आप फिर से कुछ नया पढ़ते हैं, तो आपकी लर्निंग और बृहद हो जाती है और डीपली आप समझना शुरू कर देते हैं। तो उसी को एक गैगने, जिनका बड़ा अच्छा काम है, हमने देखा कि गैगने एंड ब्रिग्स जो हैं, कई अलग अलग जगहों पे उनका क्लासिफिकेशन था, वहां पे हम लोगों ने बात किया। प्रिंसिपल्स में कई बार बात किया, टीचिंग में बात किया, तो गैगने यहाँ भी बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कि सीखने में कौन कौन से स्टेप हैं, क्या क्या सिद्धांत हैं। तो इन्होंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप बताया है कि कैसे कोई व्यक्ति का जो लर्निंग लेवल है वो डेवलप होता है। आइए एक एक करके समझते हैं विद फिगर। देखिए, सबसे पहले सिग्नल लर्निंग होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि व्यक्ति शुरू में उस पिक्चर, उस सिंबल को समझता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे सीधी सी बात, अगर हम एक बच्चे को ले लें कि एक बच्चा है ना, इस बच्चे के सामने एक इतना छोटा सा डब्बे टाइप का ऐसा फोन पहली बार वो देखता है, तो इस मोबाइल को वो समझता है कि है क्या, तो उसको समझ में आता है कि ये कुछ ऐसा डिवाइस है, ऐसा खिलौना है, ऐसा चीज है जिससे क्या होता है, या तो कॉल बात होती है या गेम खेलता है। अगर पहली बार गेम खेलते हुए देखा तो उसको लगता है कि अच्छा इसका तो काम गेम खेलने के लिए होता है, ठीक है। या कॉल आते हुए या गाना सुनते हुए अगर किसी को देखता है तो समझ जाता है कि अच्छा ये एक ऐसा यंत्र है जिससे ये चीज किया जाता है, ठीक। बाद में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स डेवलप होता है। तो हमने पहले ही कहा था, एक मिनट, हाँ, कि स्टिमुलस क्या होता है पहले ही समझा था कि कोई ये से व्यक्ति है और इसके आसपास इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज जो होता है जिसकी वजह से ये भी चेंज करता है, रिएक्ट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। मतलब ये रिंग करने लगा, मान लीजिए ये अचानक रिंग करने लगा, अभी तक फोन बंद था, अचानक ये रिंग करता है, तो रिंग जो हुआ चेंज हुआ, ये एक्शन हुआ, और इस एक्शन के बदले में जो भी सामने वाला व्यक्ति होगा उस फोन के पास जाएगा, तो यानी क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। ये जो चीज हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। मतलब ये बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है, सीख रहा है कि अच्छा जब ये रिंग करेगा, फोन आएगा तो कोई उसके पास जाएगा, उसके पास है ना कोई एक बटन होगा
जिसको दबाएगा तो उससे बात होगी। तो ये क्या है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड को सीख रहा है कि जब भी रिंग करेगा तो उसे हरा वाला बटन बताएंगे तो उससे आवाज आएगी, है ना, बात होगी, ये सीखा। फिर वो चेनिंग करना सीखता है। चेनिंग मतलब कनेक्ट करना सीखता है, अलग अलग जो लर्निंग किया है उसको कनेक्ट करना सीखेगा। जैसे उसने दो ऑब्जर्वेशन किया, दोनों को ऑब्जर्व करेगा। जैसे एक तो कि रिंग किया, तो रिंग किया तो व्यक्ति भाई पहली बार यहाँ गया, मतलब उसके पास गया। दूसरा चीज ये इसने देखा कि अगर हम उस पर हरा बटन दबा देते हैं तो उसमें फिर आवाज आना लगता है, मतलब आवाज आने लगती है। तो ये दो अलग अलग चीजों को कनेक्ट करेगा कि अच्छा, मतलब कहीं भी रिंग करेगा फोन तो वहां जाना है, और जाने के बाद उसको हरे वाले पे बटन दबाना है तो वो फोन क्या होगा, स्टार्ट होगा और बात होगी, है ना। तो इस तरीके की चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, चेनिंग कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। अब इसका अगला स्तर बढ़ता है वर्बल एसोसिएशन का। जो वो शब्द सुन रहा है कि अच्छा ये कॉल आया, रिसीव हुआ, मिस्ड कॉल आया, तो ये जो शब्द है इसका मतलब समझता है और इसको एसोसिएट करने लगता है कि अच्छा रिसीव का मतलब हो गया कि ये जो कॉल आया कि ऐसे जो ग्रीन सिग्नल वाले हैं ऐसे, मिस्ड का मतलब हो गया कि जो छूट गया, और इस तरीके से जो छूटे हुए कॉल दिखाता है कि इस तरह के कॉल छूट गए, है ना, मिस्ड हो गए। तो ये समझना शुरू कर देता है, उस मतलब का मीनिंग, मतलब जो शब्द है उसका मीनिंग समझना शुरू कर देता है। फिर डिस्क्रिमिनेशन लेवल पे आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होती है। उसको ये चीज समझ में आने लगता है कि रिसीव का मतलब क्या होता है, या फिर जैसे देखिए कॉल में ग्रीन ग्रीन कलर का अगर कॉल ऐसे बना हुआ है, या फिर रेड कलर का ऐसे बना होता है फोन का सिंबल, तो वो समझना शुरू करता है कि अच्छा ये ग्रीन का है तो इसका मतलब रिसीव करना है, रेड का है इसका रिजेक्ट करना है। तो ये डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाती है। जब इससे नेक्स्ट स्तर पे जाता है तो ये समझ जाता है कि ग्रीन का मतलब रिसीव करना, रेड का मतलब रिजेक्ट करना है। ये किसी भी फोन में, चाहे उसी फोन में हो या क्या दूसरा कोई फोन अगर आता है तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। यानी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट कर लिया। अब इस कॉन्सेप्ट जब कर लेता है तो उसको कंफर्म जो रूल है कि अब फोन कभी भी उठाना होगा तो हमें ग्रीन या फिर जो इस तरह का सिंबल बना होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो ये रूल उसने सीख लिया। और अगर कट कर देना होगा तो हमको रेड वाला जो है स्वाइप करना हो तो स्वाइप कर सकते हैं, क्लिक करना हो तो क्लिक कर सकते हैं। मतलब उसने रूल लर्न कर लिया कि हमें बस ये क्लिक करना है। अब वो क्लिक करना हो, स्वाइप करना हो, टच करना हो, वो अलग अलग जगह से कर सकता है। और जो चीज वो कर लिया अब उसी का वो इस्तेमाल करता है नेक्स्ट, जब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने में। जैसे मान लीजिए कोई सामने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जाता है और कहता है भाई साहब इसमें से ना मिस्ड कॉल का लिस्ट निकाल दो और रिसीव्ड कॉल का लिस्ट निकाल दो। तो अब वो सिंबल को समझते हुए उसके मोबाइल में वो ढूंढता है कि कौन कौन सा ऐसा कॉल है जो रिसीव्ड में है और कौन ऐसे कॉल है जो मिस्ड कॉल के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके के स्तर में व्यक्ति सीख जाता है। तो ये किसी पे आप उदाहरण अप्लाई कर सकते हैं, यही स्टेप होता है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसमें सीधा पूछता है कि भाई कॉन्सेप्ट लर्निंग के जस्ट पहले कौन सा स्टेप होता है या जस्ट कौन सा बाद होता है। तो कॉन्सेप्ट के पहले डिस्क्रिमिनेशन है और कॉन्सेप्ट के जस्ट बाद रूल लर्निंग है। रूल अगर सीख गया तो वो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग किस के बाद आता है, तो रूल लर्निंग के बाद आता है। तो ये बस स्टेप ऑर्डर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पिलर्स ऑफ लर्निंग, जो जैक्यूस और डेलॉर्स ने दिया। किसने दिया है? जैक्यूस डेलॉर ने दिया है। इसने क्या कहा है कि जो भी हम सीखते हैं, ये तो भाई हो गया कि हम कैसे अलग अलग स्टेप में, स्टेप ऑफ लर्निंग हो गया या टीचिंग लर्निंग कहते हैं। देखिए टीचिंग लर्निंग भी कह सकते हैं या लर्निंग का स्टेप कह सकते हैं कि भाई जो सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा है, या जो पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सिखाने के लिए किया जा रहा है। ठीक, हाँ, इस लाइन को जो अभी मैंने बोला उसको समझ लीजिए कि लर्निंग विदाउट टीचिंग भी हो सकती है, पर अगर जहां टीचिंग है वहां लर्निंग होनी चाहिए, होगी ही होगी, क्योंकि बिना लर्निंग के टीचिंग नहीं हो सकती। बिना लर्निंग के, मतलब लर्निंग कराने के लिए टीचिंग होगा, ठीक है। मतलब वो नल वाला कॉन्सेप्ट कि अगर नल से पानी गिर रहा है तो जरूर वहां पे कोई पात्र रखा होना चाहिए, तभी उस पात्र में पानी भरेगा। हाँ, हालांकि पात्र में पानी कहीं और से भी भरा जा सकता है, यानी लर्निंग बृहत है। लर्निंग हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वहाँ टीचिंग हो ही रहा हो, लेकिन अगर टीचिंग हो रहा है तो वहाँ जरूरी है कि वहाँ लर्निंग हो रहा होगा, तभी वो टीचिंग का कंप्लीट मीनिंग निकलेगा। ठीक ना, ये चीज समझ लीजिएगा। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एवरी टीचिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग और नॉट, लर्निंग इज रिलेटेड टू एवरी टीचिंग और नॉट। ये क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा कि डिल्योर साहब ने कहा कि जो भी हम सीखते हैं वो क्यों सीखते हैं, तो उसको उन्होंने 4 पिलर दिए, इसलिए 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग की बात हो रही है कि हम जो भी सीखते हैं उसका उद्देश्य जो होता है, या तो हम जानने के लिए सीखते हैं टू नो, या तो कुछ करने के लिए सीखते हैं टू डू, या तो कुछ बनने के लिए सीखते हैं टू बी,
या तो किसी के साथ रहने के लिए सीखते हैं, टू लिव टुगेदर, है ना। अब देखिए हम लोग सीखते हैं, अब जैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ही मेंबर बनते हैं तो सबसे पहले वहाँ रूल एंड रेगुलेशन, या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या किसी ग्रुप में मेंबर बनते हैं तो वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन सिखाए जाते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे सीखना है। अपने घर में देख लीजिए ना, पापा बुलाते भाई यहाँ रहना है, हमारे साथ रहना है, तो आपको ऐसे आना होगा, इतने बजे जाना होगा, ऐसे रहना होगा, ये काम करना पड़ेगा, अपना काम ऐसा करना पड़ेगा। तो ये रूल्स रेगुलेशंस भी हम कहीं ना कहीं सीखते हैं, संस्कार जो है वही है, उसी का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड लर्निंग। ये क्या कह रहा है, सिंप्लीफाइड लर्निंग मतलब जैसे टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए कहा, उसी तरीके से लर्निंग को और आसान बनाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट ने जो रिसर्च किया है उसके आधार पे ये बात कही गई है। इसमें यही बात है कि भाई देखिए, जितना आप कॉन्साइज कहेंगे उतना अच्छा लर्निंग होगा, जितना फीडबैक लेंगे, कम्युनिकेट अच्छा करेंगे, है ना, जितना कॉमन शब्द का इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी लर्निंग होगी, इंटरेस्ट जितना दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग वे में, इंटरेक्टिव वे में बताएंगे, उतना अच्छा लर्निंग होगा, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो लर्निंग अच्छी होगी। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, इसमें आप समझ लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है डाइवर्स फॉर्म ऑफ लर्निंग, जो हम सीखते हैं, जैसे मेथड ऑफ टीचिंग था ना कि अलग अलग तरीके से टीचिंग की जा सकती है, वैसे ही लर्निंग भी कैसे कैसे की जाती है। मैंने कहा लर्निंग एक बृहद कॉन्सेप्ट है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। अडेप्टेबिलिटी या फिर हम परमानेंट चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक्वायरिंग नॉलेज की बात हो रही है। तो ये अलग अलग स्टेप हैं। जैसे इमिटेशन का मतलब होता है नकल। हमने पहले कहा कि बहुत कुछ चीजें हम नकल करके, दूसरे को देख करके सीखते हैं, बात सही है, हाँ, कि कैसे कपड़ा पहनना है, जैसे हम दूसरों को देखते हैं कि अच्छा ये कपड़ा ऐसे पहना, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, तो ये इमिटेशन होता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, इमिटेशन में जस्ट नकल होता है कि अगर उसने भी चश्मा पहना है ना तो हम भी चश्मा पहन लेते हैं, ठीक, तो वो हो गया भाई नकल। लेकिन चश्मा क्यों पहना है, क्या उसकी आवश्यकता थी, अगर वो आवश्यकता और वो रूल समझ जाते हैं और उसी के अनुसार जब हम अपना कपड़ा पहनते हैं या चश्मा पहनते हैं, तब हम उसको ऑब्जर्वेशन के आधार में करते हैं, यानी हम किसी को गहन अवलोकन करके भी सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, हम खुद के अनुभव से, जैसे मान लीजिए चश्मा लगाने वाली बात, हमने देख, एक तो है कि नकल करके देख लिया, उसने चश्मा लगाया, अच्छा लग रहा है, मैं भी चश्मा लगा लिया, पता चला उसका चश्मा महंगा था, उसका चश्मा इसलिए लगाया था क्योंकि उसको दिखता नहीं था या इसको धूप आती थी या इरिटेशन था, हमने चश्मा लगा लिया, लेकिन हमें पता चला हमारा सस्ता चश्मा था, हमारे आंख में डिस्टर्बेंस होना शुरू हो गया, तो ये नकल का है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करके अगर हम ध्यान रखेंगे कि अच्छा उसके दिखाई देने में दिक्कत होती थी इसलिए उसने ऐसा चश्मा पहना लेंस वाला, मुझे दिखाई देने में दिक्कत नहीं है तो मुझे चश्मा की जरूरत नहीं है ना, तो मैं बिना लेंस वाला, बिना पावर वाला पहनूं, तो ये ऑब्जर्वेशन के आधार पे है। एक्सपीरियंस के आधार पे क्या है कि आपने कभी चश्मा पहना और लगा कि नहीं मुझे चश्मा पहनने के बाद बड़ा अच्छा दिख रहा है, तो ये, या फिर आपका चश्मा पहनने के बाद मुझे नहीं दिख रहा है, तो आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे जो लर्निंग करेंगे कि मुझे चश्मा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, ये आपकी एक्सपीरियंस हो गई। टीचिंग जो आपको बृहद स्तर पे बताता है, समझाता है कि क्या करना है नहीं करना है, एक मेथड, एक सिस्टमेटिक वे में जो बताया जाता है उसी को टीचिंग कहते हैं। तो उसके आधार पे कि चश्मा पहनने के बारे में या अलग अलग चश्मा के प्रकार के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में जब आप सीखते हैं, उसके बाद जो आप यूटिलाइज करते हो वो आपके टीचिंग में आता है। उसी में इंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन टीचिंग का ही एक सब पार्ट है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंगेज करके स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उसी को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई टीचिंग में हमने उनको बृहद कॉन्सेप्ट समझाया, लेकिन वो एक एक स्टेप करके अगर हम, ताकि एग्जैक्टनेस बनी रहे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत जरूरी होती है, ट्रेनिंग भी एक वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि एक एक पार्ट करके स्टेप बाय स्टेप जब हम बताते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव जो हमारा कंप्लीट टारगेट है वो पूरा हो जाए, तो उसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से भी कुछ चीजें हम करते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने फोन में सेटिंग हो जाता है, अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि इसमें क्या है इसमें क्या है, लेकिन हम कभी उसमें चेक करते हैं फिर उसमें चेक करते हैं और एक में कहीं जाकर के काम हो जाता है, तब हम ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं उसको। नेक्स्ट अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, यानी स्वयं पे अनुमान लगा के कि हमें ऐसा अच्छा लग रहा है, हमें खराब लग रहा है, तो उसे सामने वाले को कैसा लगेगा, तो उस तरीके से रिलेट करके जब हम सीखते हैं कुछ, तो उसको रिफ्लेक्शन लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एक्सपेरिमेंटेशन, तो भाई देखिए एक्सपेरिमेंटेशन, जैसे मान लीजिए इस पेन में हमें नहीं पता कि ये पेन क्या करता है, कैसे करता है, हम अगर आए पहली बार हमें नहीं पता, हम इसको चला के देखते तो अच्छा हम समझ गए तो अच्छा इससे ये पेन लिखने में काम आता है, ये इधर वाला काम क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अगर इसको लिखा अच्छा इससे ये मोटा लिखता है, तो इस तरीके की जो हम एक्सपेरिमेंट करके जो सीखते हैं उसको एक्सपेरिमेंटेशन कहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
जैसे मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए, प्रॉब्लम इन द सेंस कि मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए या कट हो जाए। जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया, अब ये मुझे चेंज करने के लिए मैं इसके अलग अलग फंक्शंस को एक एक करके चेक करूं, है ना, सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो उसमें जो मुझे एक्सपीरियंस गेन होगा, लर्निंग होगी, उसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं, है ना। तो बहुत चीजें हम देखते हैं ना कि हम चाहते नहीं है सीखना, लेकिन जब हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो मजबूरी में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया तरीका, ये हो गया डाइवर्स फॉर्म ऑफ लर्निंग। चलिए नेक्स्ट ऐसा ही कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं क्या है। ये क्लास कितना बेहतर हो, लर्नर्स को कितना अच्छा कंफर्टेबल फील कराया जाए कि अच्छी लर्निंग हो सके, उससे संबंधित कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है आप जस्ट पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, क्योंकि सीधे सीधे सेंटेंस पूछेगा, आप अगर समझे हुए हैं तो क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मोटिवेटेड क्लास फीचर, भाई सीधी सी बात, क्लास में मोटिवेशन बना रहना चाहिए। मोटिवेशन कैसे बच्चों का है बना रहेगा, क्योंकि उस लर्निंग का ऑब्जेक्टिव उनको क्लियर पता हो कि हाँ इस सीखने से हमें क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, उनको सीखने में मजा आ रहा हो, इंटरेस्ट बना हो, इंटरेक्टिव वे में हो रहा हो, तो इस तरीके से हम क्लास को मोटिवेटेड रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हाँ लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हम लर्निंग को ध्यान में रखते हुए बता सकते हैं कि जैसे साइकोलॉजिकल की बात कहें, है ना, सीखने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। लर्निंग इन्वायरमेंट की बात करें, इन्वायरमेंट कैसा हो, जैसे अगर हम पढ़ रहे हो तो वहाँ कोई हेजिटेशन ना हो, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट हो, दूसरी फिजिकल इन्वायरमेंट भी हो, है ना, रिलेशनल इन्वायरमेंट भी अच्छा हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, इवन स्टूडेंट के बीच में अपना अच्छा रिलेशन हो। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, है ना, इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये सारे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो जितना अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, लर्निंग उतनी अच्छी होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव इन्वायरमेंट, देखिए ऐसा नहीं कि क्लास में आए सब लोग बच्चे डर रहे हैं, अलग ही हाइप क्रिएट है टीचर का कि भाई टीचर आ गए, कोई पूछना भी नहीं चाह रहा, मतलब एक रिलैक्स मूड में होना चाहिए, हंसना, इसलिए कहा जाता है कि लाफिंग, अगर क्लास में हम किसी चीज को, या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है टीचिंग एंड लर्निंग में। अगर आप किसी चीज पे आप पढ़ा रहे हो, उसे बच्चे को हंसा भी रहे हो, है ना, तो अच्छा फील करते हैं, और अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो बच्चे ज्यादा सीखेंगे और ज्यादा देर तक कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। तो ये सारी चीजें कॉमन बातें थी जो हमें लगता है कि जनरल चीज है जो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन मुद्दा है, टाइप्स ऑफ लर्नर, भाई जो लर्निंग प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, मेन लर्नर्स पे। एक तरफ लर्नर्स को रख दीजिए, बाकी लर्निंग या टीचिंग फैसिलिटीज पे रखिए। तो लर्नर्स मेन है, क्योंकि वो कैसा सीख रहा है, उसकी एज क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, तो उस पर बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। तो टीचिंग अपने आप में इनकम्प्लीट है, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों एक क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो लर्नर्स के टाइप जरूरी है, ताकि हम जैसा लर्नर हो वैसी टीचिंग उस तरह के मेथड अप्लाई कर सकें। लर्निंग के भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं, जेंडर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, सोशल, ऐसे बहुत सारी चीजें, जिसमें से मेन जो है आपको दो पढ़ना। एक तो फ्लेमिंग बार्थ भाई साहब है, इन्होंने कहा कि हम लर्नर को चार अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक, कौन कौन, तो इन्होंने सबसे पहले कहा ऑडिटिव लर्नर, जो ऑडिटिव लर्नर का मतलब जो सुन करके सीखते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए दृष्टिबाधित है, वो सुन करके ही सिर्फ सीखते हैं, है ना, या फिर जो ऐसे व्यक्ति जो सुन करके ही सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट है जो हम कहते हैं विजुअल, है ना, जो देख करके सीखते हैं। एक रीड एंड राइट है कि रीड और राइट, और देखिए एक ही व्यक्ति अलग अलग लर्नर हो सकता है, कभी वो लिख करके और पढ़ करके सीखता है, कभी वही वीडियो देख करके सीखता है, कभी वो सुन करके भी सीखता है। तो उस पार्टिकुलर टाइम वो किस तरह का लर्नर है, ये बात हो रही है। और एक है किनेस्थेटिक लर्नर, किनेस्थेटिक मतलब क्या होता है, करके सीखना। किनेस्थेटिक मतलब वो जब कर लेता है तभी सीखता है। कभी कभी देखिएगा कोई ऐसा विद्यार्थी हुआ, उसको पढ़ लेगा, नहीं समझ में आता, लेकिन उसको एक बार बता दीजिए कैसे होता है तो सीख जाता है। जैसे मान लीजिए गाँव में जो किसान भाई हैं, अगर उनके ऊपर हम एक लेक्चर बनाए, वीडियो बनाते हैं कि ऐसे खाद का प्रयोग करना चाहिए, इस रेशियो में खाद का प्रयोग करना चाहिए, इससे ये होता है, तो उस चीज को नहीं समझ पाते, वो नहीं करना चाहते। लेकिन अगर उनको प्रैक्टिकली एक बार कर दें कि खाद का ये प्रोपोर्शन मिलाइए और देखिए इसका उपयोग करिए, तो एक बार अगर आप करके बताए तो बड़े आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि खाद का काम है ना, खाद डालने का काम वो बहुत पहले से कर रहे हैं, उनको बस प्रोपोर्शन दिखाना था, एक बार आप करके बता दें वो बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो यही चीज फ्लेमिंग बार्क की हो गई। तो किसने ऐसा क्लासिफिकेशन किया, तो बार्क ने किया। नेक्स्ट हम बात करें तो एज, एज बहुत बड़ा फैक्टर है लर्नर का, और एज के आधार पे जो लर्नर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एडोलसेंस किशोरावस्था तक, और एक होते हैं एडल्ट, है ना। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। एज के आधार पे लर्नर्स दो प्रकार के होते हैं, एडोलसेंस होते हैं और एडल्ट होते हैं। एडोलसेंस लर्नर्स की जो सबसे बड़ी खासियत है
कि वो इमोशनल होते हैं और सेंसिटिव होते हैं, कल्चरली सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, जबकि यही एडल्ट मैच्योर होते हैं। एडोलसेंस पे जो काम ज्यादा किया है मार्गारेट मीड का है, इस पे सवाल भी पूछता है कि इसने सोशल बैकग्राउंड या कल्चरल थ्योरी की बात की है कि भाई जो एडोलसेंस होते हैं उनके कल्चरल या सोशल बैकग्राउंड का काफी इम्पैक्ट होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाना चाहिए। जबकि एडल्ट पे काम करने वाले का नाम मैल्कॉम नॉलेज है, जिसने काम किया है एडल्ट लर्निंग पे, और उन्होंने बताया कि एडल्ट लर्नर का जो करेक्टरिस्टिक है वो 4 है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जैसे सबसे पहले मैच्योर, भाई जो एडल्ट है वो मैच्योर है, वो इमोशनली उतना सेंसिटिव नहीं है, वो मैच्योर है, वो इमोशनल चीजों को डील कर लेता है। नेक्स्ट सेल्फ डिटरमाइन होता है, वो सेल्फ डिटरमाइन होता है, वो उसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। इंडिपेंडेंट भी होता है, वो अपने सुविधा से क्लास में आता है, अगर दिक्कत लगता है, जरूरत लगता है तो क्लास में आएंगे, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं, है ना। एक्सपीरियंस भी होता है, एक्सपीरियंस मतलब उसे ऑलरेडी कुछ ना कुछ पहले से भी अनुभव होता है, यानी आप वहाँ अगर कुछ गलत या कुछ इस तरीके से चीजें पढ़ाएंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि भाई वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है ना। तो अगर उनसे बेहतर या उनसे अगर लगेगा कि हाँ ये चीजें अच्छी है, उनके लिए अडेप्टिव है, सीखेंगे, तब वो काम करेंगे, अदरवाइज उनपे वो आपकी टीचिंग अप्लाई नहीं होगी। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए एडल्ट टीचिंग करनी चाहिए। देखिए मार्गारेट मीड ने जो बात किया, उसने जो एडोलसेंस के जो फेज कहा भाई कि इस पे एडोलसेंस का जो फेज है ना वो एक अलग ही स्ट्रेसफुल फेज है, जो व्यक्ति उसमें काफी सारी चीजें चेंजेस हो रही है, इमोशनल चेंजेस हो रही है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रही है ना। तो इस तरीके के चेंजेस में वो खुद कंफ्यूज होता है, काफी डाउट में रहता है, और पीयर प्रेशर ऐसे ही रहता है, सोशल प्रेशर भी बहुत सारे होते हैं। तो इस तरीके से उस पर एक बहुत ही, इसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग, है ना, तनाव की आंधी उस पर रहती है। तो इसलिए उस पर काम किया है, और इसमें 2-3 और लोग हैं, जैसे डैनियल गोलमैन ने, इसने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कही है कि ये जो टर्म है इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया, डोलमैन, डैनियल गोलमैन ने काम किया। मेयर एंड सेलोविक ने काम किया, एक इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया है, जिसके आधार पर ये देखा जा सकता है किसी बच्चे की क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है ना। और उसी में एक बैरेट साहब हैं, जिन्होंने सोशल इमोशनल इंटेलिजेंस को कहा कि भाई इसका जो रोल है वो एक व्यक्ति या बच्चों को 3 तरीके से काम आता है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और जनरल मूड डिसाइड करने में या उसमें हेल्प करता है ना। इंट्रापर्सनल मतलब वो खुद अपने ही सोच को, अपने ही अलग अलग चीजों को कैसे लेता है, रिसीव करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, उस पे काम करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें उसका काफी हेल्पफुल होता है। दूसरा इंटरपर्सनल, किसी सामने वाले व्यक्ति से वो कैसे बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा, कम्युनिकेट करेगा, ये डिसाइड होता है ना, उसमें इसका रोल प्ले होता है इंटरपर्सनल में, रिलेशन में। और दूसरा उसका जनरल मूड, उसका मूड कैसा होगा, वो उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि वो किसी भी चीज को कैसे परसीव करता है, कैसे रिएक्ट करेगा, ये उसके इमोशनल इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। तो ये बात किसने बताई, बैरन साहब ने बताई, ये याद रखने वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और ऐसी कुछ बात है जिसपे बात होनी चाहिए, बस आपको याद रखना है कि हाँ एडोलसेंस जो होते हैं वो थोड़े इमोशनल एंड कल्चरली सेंसिटिव होते हैं, उनका एक अलग ही बैकग्राउंड होता है। अब उसमें जो है कि एडोलसेंस के एज कब कब माने, तो वो एक अलग बात है कि WHO मानता है कि कहाँ तक है, इंडिया में कब तक होता है, ये छोटी छोटी बात है, उसको जनरली पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन लेकिन यहाँ से पूछा जाता है कि किसने काम किया है, इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किन बातों को, इस टर्म्स को किसने क्या दिया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, देखिए हमने बताया कि टीचिंग या लर्निंग एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है ना, कि ये टीचिंग और लर्निंग दूसरे से, और ये टीचिंग और लर्निंग कितना बेहतर हो रहा है ये लर्नर पे डिपेंड करता है ना। टीचर पे तो डिपेंड करता ही है, लर्नर और टीचर पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन लर्नर और टीचर के साथ साथ जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज अपनाई जा रही है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से बताया जा रहा है, उसी को पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। अगर इसको हम मोटा मोटी कैटेगराइज करें तो 2 तरीके से, एक प्रोजेक्टेड तरीके से और एक नॉन प्रोजेक्टेड तरीके से। प्रोजेक्टेड मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन से बना है कि भाई इस तरीके से कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे लाइक रे या कुछ फोकस ऐसे करके दिखाया जा रहा हो, तो इसको प्रोजेक्टेड में आ जाता है। जैसे फिल्म, स्लाइड, ओवरहेड, आप देखते हैं यहाँ से एक फोकस मोड़ते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे कुछ दिख रहा होता है, तो इस तरीके के ओवरहेड। ईपीआरडी
क्या है, इपीडियास्कोप। इपीडियास्कोप क्या होता है कि इमेज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेंस वो लगा है, लाइट लगा है, और यहाँ पे कोई एक चित्र बन जाए, है ना, जो लेजर शो लाइटनिंग की जाती है तो वो तो खैर उसी में जलता है, लेकिन एक इपीडियास्कोप होता है जो लेंस से ऐसे फोकस करते हैं, वहाँ एक इमेज बन जाता है दीवार पे। तो इस तरह के, फिर वीडियो प्रोजेक्टर जो आपने देखा होगा, है ना, तो इस तरीके के सभी प्रोजेक्टेड है। ऐसा एग्जाम में भी पूछता है कि कौन सा प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज और कौन नहीं है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा बस। बाकी नॉन प्रोजेक्टेड मतलब है कि कहीं दूसरे से लाइट नहीं आ रही है, प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो जो भी दिखाया जा रहा है उसी स्क्रीन पे है, वहीं पे है, ठीक है। जो आपके ग्राफिक्स हो सकते हैं, कार्ड हो सकता है, चार्ट हो सकता है ना, कोई पिक्चर हो सकता है, डिस्प्ले बोर्ड हो सकता है जो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज में लगा होता है, और इस डिस्प्ले बोर्ड में कई सारे बुलेटिन बोर्ड होते हैं जो न्यूज के लिए होता है ना, मार्क्स या नोटिस बोर्ड होता है। पेग बोर्ड एक यहाँ पे टर्म है। पेग बोर्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी खाने बने होते हैं, उसमें हम टूल्स को रख देते हैं, या कील लगे होते हैं जिसमें हम उसमें अलग अलग रख देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो ये पेग बोर्ड हो गया। तो इस तरह से बुलेटिन बोर्ड हो गया, है ना, न्यूज बोर्ड हो गया, नोटिस बोर्ड हो गया, अलग अलग, ब्लैक बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, इस तरीके के बोर्ड आपके वहाँ होते हैं। ऑडियो वे में हो सकता है, 3D वे में हो सकता है, कुछ कटिंग, कुछ डिजाइन, कुछ पंपलेट टाइप का बना हो जिसके माध्यम से वो चीज पिक्चर या कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, है ना। एक्टिविटी बेस्ड, कुछ एक्टिविटी बेस्ड जो है, कुछ एक्टिविटी या जैसे साइन, जैसे व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है ना, खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके के जो इमेज के माध्यम से या करके जो बताया जाता है कि देखिए मैं ऐसे चलता हूँ, ऐसे परेड करना होता है, ऐसे सैल्यूट करना होता है, तो ये सारी एक्टिविटी बेस्ड जो बताई गई नॉन प्रोजेक्टेड में इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में आती है, ठीक है ना। तो ये बात है। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, डेल कून, है ना, ये बताते हैं, इसने बताया भाई साहब ने कि देखिए किसी व्यक्ति की कहीं जहाँ पे टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी किस तरीके से अपनाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टीचिंग लर्निंग हो, उसका इम्पैक्ट पड़े। तो डेल भाई साहब ने एक गुण बताया कि देखिए भाई, अगर आप सिर्फ पढ़ते हो तो मात्र 10% सीखते हो, अगर आप सुनते हो तो 20% आपके दिमाग में रहता है, बचता है, अगर आप वही चीज स्टिल पिक्चर को देखते हो तो ये 30% हो जाता है, लेकिन अगर आप उसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में देखते हो तो ये 50% हो जाता है। अगर आप उसको मतलब एक बार कोई दिखा देता है, करके दिखाता है, तो आप 70% होता है, और उसी चीज को आप एक बार कर लेते हो, है ना, डूइंग कर लेते हो, तो वो 90% हो जाता है। मतलब उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि किसमें लर्निंग का जो इफिशियंसी है वो ज्यादा होता है। तो ये डेल कून है, बस सीधी सी बात है। मुझे लगता है आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ भाई, जो हम करते हैं वो ज्यादा याद हो जाता है और ज्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक ना। तो बस यही बातें थी जो मुझे लगता है कि है। तो मिलेंगे, जो अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है इवैल्यूएशन सिस्टम, उसमें हम इवैल्यूएशन सिस्टम को पढ़ेंगे, करिकुलम को पढ़ेंगे, है ना, उसमें सिलेबस को पढ़ेंगे, और कुछ जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।